हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है हम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स NCERT से लाइन बाय लाइन इट मीन्स कि टॉपिक वाइज स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट सेक्शन, इन द लास्ट लेक्चर, व्हाट हैव वी डिस्कस? वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और उससे पहले हमने बात किया था डाइल्यूशन and so many different chemical properties of acids and bases. I think you must have watched all those lectures. आज के इस लेक्चर में what we are going to discuss, so we are going to discuss how strong are acids or base solution. अब तक हम जान ये चुके हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, with the help of indicator. Indicators can tell you whether a given substance is acid or base. Very simple. In acid, indicator gives one color. In base, indicator gives different color. This is how you can distinguish two substances, acidic and basic. But now in today's class we have something very new. अब ये नया क्या है? नया ये है कि अब हम जानेंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। यानी कि हम ये जानना चाहेंगे। अब अगर आप किसी एसिड के स्ट्रेंथ को बताना चाहते हैं, व्हेन आई से स्ट्रेंथ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एसिड के पास उसके एक्वस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोनियम आयन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एसिड के लिए। और बेस के लिए हम लोग क्या बताएंगे? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि किसी एसिड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए व्हाट यू नीड टू नो टू स्टडी, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, वी नीड टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ of an acid, we need to know the concentration of हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को हम लोग अगर सिंबलाइज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन H3O+। क्या समझे आप मेरी बात? टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड वी नीड टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इन द सेम वे टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, what we need to know? We need to know concentration of hydroxide ion। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में OH माइनस आयन लिखेंगे। व्हेन यू राइट समथिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन बोलता है तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। आई थिंक ये मामला आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपको असल में जानना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन for acids and concentration of hydroxide ion for base if you want to know the strength of an acid। यानी कि आप अगर पता करना चाहते हैं कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आपको ये दोनों बातें जानना है। अब ये दो बातें बताएगा कौन? ये दो बातें बताएगा कौन? तो हमारे पास एक स्पेशल इंडिकेटर आता है। यानी कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बताने के लिए हमारे पास है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? जिस तरह से आपने डिफरेंट इंडिकेटर्स पढ़े हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल इंडिकेटर। Acid base indicator tells you whether a substance is acidic or base, but universal indicator tells you how strong is an acid or a base। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है? इट
tells you how strong an acid or a base। समझ में आई बात? हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और अ बेस। कोई एसिड या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताने के लिए हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जान लेते हैं कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। एनसीईआरटी ने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में क्या कहा है? एक ऐसा इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर है। अब ये है क्या, इसके बारे में अगर बातें लिखना चाहेंगे, ये क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ several indicators it is a mixture of several indicators। ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के मिक्सचर है। डिफरेंट इंडिकेटर्स के डाई को एक साथ मिलाते हैं और एक नया सोल्यूशन बनाते हैं, एंड दैट वेरी सोल्यूशन इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर आप इसको और अच्छा से जानना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ये क्या क्या रखता है, इसकी कंपोजिशन को जानना चाहेंगे in the form of solution and universal indicator is composed of क्या क्या इसमें और डिफरेंट, यानी कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं इसको आप जान सकते हैं। मुझे भी तो याद नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ क्या क्या है इसमें। सबसे पहला इंडिकेटर है थायोमोल ब्लू। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर। एंड वी हैव मिथाइल रेड एंड bromothiamol। these are the indicators, bromothiamol blue and phenolphthalein। ओके क्या क्या बातें हुई भाई? सबसे पहला कि किसी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, हमारे पास एक इंडिकेटर है विच इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। एंड व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? यू हैव थायोमोल blue, you have methyl red, you have bromothiamol blue, and you have phenolphthalein। these are the indicators which are different dye। these dyes are mixed together to form a solution, यानी कि solution के फॉर्म में ये आपका एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो पेपर के स्ट्रिप में पूरा का पूरा डाई कर दिया जाता है या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो अब ये बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में बताएगा? अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या बताएगा ये? तो पता ये चलता है कि हमें एक और चीज़ जाननी पड़ेगी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। ओके, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। क्या बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? ये कितना स्ट्रेंथ है यही बता रहा है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताएगा आपको? यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर gives you different color at different concentration of concentrations of हाइड्रोजन आयन या फिर इसी को आप बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मैं बार बार इसी को बता रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन। ओके, तो ये बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है,
ये क्या है ये भी बता दिया। अब ये किस तरह से बताएगा, ये बात सामने आई अब कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग कलर शो करेगा। कितना मैजिक है ना कि अब कंसंट्रेशन लो है अलग कलर, कंसंट्रेशन हाई है अलग कलर। अगर आप चाहेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता कैसा है तो इट इज़ गिवन इन योर बुक। इसमें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल ये सारे कलर रेंजेस हैं एंड ऑल दी कलर्स आर मर्ज्ड इन ईच अदर। द रेड कलर इज मर्जिंग विद येलो एंड येलो कलर इज मर्जिंग विद ग्रीन एंड द ग्रीन कलर इज मर्जिंग विद ब्लू एंड द ब्लू कलर इज मर्जिंग विद पर्पल। तो ये पूरे के पूरे मर्ज कलर हैं और अलग अलग कलर में अलग अलग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको बताया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या है, तो जनरली जब आप किसी सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, यू हैव ऑल द टाइम वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब इन डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब आप बताते हैं तो ये बहुत ही कम होता है, कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो। ये हमेशा 10⁻⁻⁻ होता है। समझ में आ रही बात? यानी कि जनरली अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को आप बताएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl का एक एक्वस सॉल्यूशन है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, या फिर CH3COOH का एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इस केस में, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट जब मैं लिखता हूँ इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दिस टेल्स यू, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है, कंसंट्रेशन। ये 0.01 मोलर पाया गया, मतलब या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.01 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 0.01 मोल है। एसिटिक एसिड के लिए ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आप सबको पता है दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ वेरी वेरी वीक। इसमें मान लेते 0.0001 मोलर। समझ में आई बात? अब आप देख सकते हैं इसको अगर आप 10 के पावर पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो दिस इज़ 10 raised to the power -2 एंड दिस इज़ 10 raised to the power 1 2 3 4 -4 मोलर। तो ये नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो जब भी आप किसी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एसिड का या बेस का, तो यू हैव सच नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर नॉट सिंपल। तो इसके लिए हमारे पास आया एक केमिस्ट जिसका नाम था सोरेनसन। इन्होंने 1909 में क्या किया, इन्होंने ही डेवलप्ड a scale to represent hydrogen ion concentration in convenient way, in a convenient way। समझ में आई बात? क्या किया उन्होंने, सोरेनसन ने एक स्केल डेवलप किया किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ कन्वीनियंट वे, एक आसान तरीके में। एंड दिस स्केल वाज नोन एज, आप सबको पता चल रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या है ये, दिस इज pH स्केल। आहा, pH स्केल, P नीचे की तरफ लिखेंगे, H थोड़ा सा ऊपर, ये है pH स्केल। अब इस pH स्केल में P क्या है, द P हेयर रिप्रेजेंट्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का पोटेंज बताता है। इसको अगर आप सिंपल इंग्लिश में समझना चाहेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को बताता है, बट इन अ सिंप्लीफाइड वे। तो जानना है हमें कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग एक्चुअली है क्या। चलिए जानते हैं। तो क्या बात समझ में आई, वी हैव हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन बट दीज नंबर्स आर क्वाइट डिफिकल्ट, so to simplify such numbers so that everyone can understand such numbers, Sorensen in 1909 took
टुक द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स की मदद से उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया, एक स्केल डेवलप किया विच इज़ पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या है, उससे पहले हम पीएच जानते हैं। पीएच स्केल को जानने से पहले हम लोग किसको जानेंगे, व्हाट इज़ पीएच। तो लेट्स टॉक अबाउट पीएच। हम लोग डिटेल पे बात तो नहीं करेंगे बट थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज़ पीएच। पीएच है क्या, तो पीएच इज़ द नेगेटिव logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और वही हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, रिमेंबर दिस। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग। अब लॉग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, इसको नहीं समझ के भी आप समझ सकते हैं। इसका बेस 10 होता है, ओके। लॉग को बाद में आप समझ सकते हैं, सर लोग समझाएंगे, लेकिन अभी हम लोग बस सिंपली इसको जान लेते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मुझे हाइड्रोजन से ज़्यादा H3O+ लिखना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ व्हाट पीएच लुक्स लाइक। अब इस पीएच की मदद से हमें आसानी कैसे हो गई, मैंने अभी आपको बात किया कि आपके पास H+ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻² मोलर है, इसका अगर आप पीएच निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन -2 हो गया, तो -2 इंटू -1, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होता है और log 10, -2 इंटू -1 हो गया 2 और log 10 का वैल्यू होता है 1। कितना मिल गया आपको, 2। इसी तरह से आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या था, एक 10⁻⁻4 मोलर था, तो यहाँ अगर आप पीएच निकालेंगे तो दिस विल बी 4। समझ में आ रही है बात आपको कि क्या फ़र्क है, ये 4 है और ये 2 है। समझ में आई बात। इन दोनों में जब आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिखाते हैं, दिस इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर दैन दिस, और ये दोनों आपस में कितना है, दिस इज़ 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स है तो ये 100 टाइम्स है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अगर आपके पास मान लेते हैं H3O+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होता, मान लेते हैं 10⁻³ मोलर है, तो इसका पीएच कितना हो जाता, 3। तो जब यहाँ पर कंसंट्रेशन में 10 से 10 पावर ये बोल सकते हैं आप, पावर 1 से 10⁻1 से अगर डिफ़र कर रहा है तो यहाँ 1 से डिफ़र कर रहा है, यानी कि यहाँ पावर से डिफ़र कर रहा है, यहाँ नंबर में डिफ़र कर रहा है। कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन हेयर इज़ 10 टाइम्स बिगर एंड हेयर क्या है, ये 1 टाइम कम, एक कम हो गया, यहाँ 1 यूनिट कम हो रहा है, यहाँ 10 टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो जब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, नंबर उतना छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से पता ये चला कि जब आपका पीएच जो है अगर बढ़ता है, तो अच्छा इसे लिखते हैं हम लोग इसको, पीएच अगर बढ़ा, इट इम्प्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यही ना हो रहा है, देखें आप, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो पीएच कम हो रहा है, ये अगर कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो पीएच और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, लेकिन जब आप पीएच के फॉर्म में लिखते हैं तो यू हैव सम सिंपल नंबर्स। तो ये हो गया पीएच की कहानी। अब पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल में यही नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। पीएच स्केल में क्या है, यही नंबर्स हैं। अब ये जो पीएच है, ये पीएच अकेले नहीं है। अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होगा बेसिक सॉल्यूशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, POH। क्या निकालेंगे,
OH, POH को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो जनरली हम pH का सहारा लेते हैं और ऐसा पाया गया मैथमेटिकली कि pH प्लस POH जो होता है दिस इज़ 14, यानी कि pH और POH का जो वैल्यू होता है 14 होता है। तो pH स्केल जो हमारे पास होता है, pH स्केल, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 to 14, ये इसका रेंज है। अब अगर आपके पास pH का वैल्यू क्या है? रिमेंबर, इफ़ pH इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेज। अभी मैं सारी बातें आपको दिखाता हूँ। ये pH का रेंज हो गया 0 to 14। pH का क्या और मतलब है ये आपको समझ कब आएगा? जब आप मेरे पियर्सन के क्लासेस को देखेंगे। अभी हम pH बस NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। रेंज कितना हो गया? 0 to 14। तो जब 0 होता है आपका तो ये मोस्ट अल्कालाइन होता है, और जब आपके पास 14 होता है तो ये वेरी एसिडिक। जब आपके पास 0 हो, pH क्या हो जाए? pH 0 अगर हो जाए, pH क्या हो जाए? 0, तो दिस इज़ वेरी एसिडिक। अगर आपके पास pH कितना हो जाए? 14 हो जाए, दिस इज़ वेरी अल्कालाइन, मतलब बेसिक। बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा बेसिक। ये तो हम कुछ सिंपल बात बता रहे हैं, लेकिन अगर pH का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो तो हम एसिडिक बोलेंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि pH अगर 7 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो pH 7 है, ये क्या बताता है? सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। समझ पाए मेरी बात? pH 7 है तो सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब अगर आपके पास pH, अभी आपने देखा कि pH का वैल्यू जितना कम होता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होता है, मतलब 7 से जितना कम होगा वैल्यू उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन का pH लिखना चाहेंगे, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? pH इज़ ऑलवेज लेस देन 7। समझ में आई बात? और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये हो गया एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहें, फॉर बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? आपका pH जो होगा ये हमेशा 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा, और 14 के बराबर या उससे कम होगा। समझ में आई बात? ये क्या हो गया आपका pH। किसमें? pH स्केल में। जब आप pH स्केल का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका रेंज 0 to 14 ही है, तो इसके आगे तो आप बता नहीं सकते हैं। जब इसके आगे आप बता नहीं सकते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि pH क्या होगा? 14 होगा या 14 के बराबर होगा, और 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7। यानी कि pH फॉर बेसिक सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 7 to 14 एंड pH फॉर एसिडिक सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 7। अगर 0 होता है तो वेरी एसिडिक, अगर 14 होता है तो वेरी अल्कालाइन। ये हो गया pH। समझ में आई बात कि नहीं? ये हो गई किसकी कहानी? pH की कहानी। अब pH स्केल बस जिसमें नंबर्स रिप्रेजेंट क्या हो। अब ये pH स्केल एक्चुअली है क्या? pH स्केल एक्चुअली आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर ही है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में अलग अलग कलर में अलग अलग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो pH स्केल में क्या रिप्रेजेंट करता है? pH इट रिप्रेजेंट्स pH, ओके, फ्रॉम 0 to 14। समझ में आई बात? फॉर ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ pH स्केल हैव डिफरेंट कलर्स। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर आप कलर्स देखना चाहेंगे डिफरेंट कलर्स, तो कौन कौन से कलर्स हैं आप अपनी बुक में देख सकते हैं। कलर चेंज जो होता है
पीएच वैल्यूज़ में रेड देखें, रेड कहाँ से कहाँ तक होता है, रेड कलर कहाँ से कहाँ तक होगा। रेड कलर का पीएच जो है ये 0 से बराबर या उससे ज़्यादा होगा। ओके, रेड का पीएच अब देख सकते हैं स्केल को 0 के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, पीएच और ये 3 से बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, ये हो गया रेड। जब रेड कलर शो करेगा, अब इस रेड में इंटेंसिटी बढ़ेगी। जब 0 होगा वो पूरा रेड होगा, और ये रेड जैसे जैसे 3 की तरफ जाएगा वो थोड़ा थोड़ा येलोइश होता जाएगा। ये हो गया रेड कलर का पीएच कलर में, क्योंकि मैंने क्या कहा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पीएच स्केल हैव डिफरेंट कलर्स। तो ये डिफरेंट कलर्स क्या क्या है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ पीएच स्केल की मदद से। अगर आप येलो देखेंगे, येलो कलर कहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी कि जो ही 3 से एक्सीड करेगा, 3 से एक्सीड करेगा पीएच, तो आपको क्या मिलने लगेगा, 3 से लेकर के 6 तक क्या मिलेगा आपको, येलो कलर मिलेगा। उसी तरह से ग्रीन कलर आप कब देखेंगे, ग्रीन कलर आप देखेंगे, ग्रीन देखेंगे जब पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ क्या कहलाएगा, वीक एसिड्स, और आपका यहाँ क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। पीएच 7 तो न्यूट्रल। अब ग्रीन के बाद जो कलर अपीयर होना शुरू होता है वो कलर अपीयर होता है आपका ब्लू। ये ब्लू कलर कहाँ से कहाँ तक आता है, आपका 8 से 11 तक आता है। यानी कि दिस ब्लू कलर का जो रेंज होगा 8 से क्या होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा, और 11 से जो होगा ये कम होगा। ठीक है, या बराबर होगा। अब इस ब्लू कलर के बाद ये और डार्क होते होते आपका क्या होता है, पर्पल होता है। अब इस पर्पल कलर का रेंज क्या हो जाएगा, ये 11 के बराबर या 11 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये और डार्क होता जाएगा, और ये 14 तक जाएगा। तो जब 8 से 11 हो, ये तो बेसिक होगा, लेकिन दिस इज़ फॉर वीक बेसिस और दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो आप पीएच स्केल की मदद से, यानी कि पीएच स्केल में तो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ एक्चुअली रिप्रेजेंट कौन करता है, कलर रिप्रेजेंट करता है। मतलब पीएच स्केल एक्चुअली आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। समझ में आई बात। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप पीएच इंडिकेटर भी कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर is also called as pH indicator, as it represents different color at different pH। डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर इंडिकेट करता है वो, इसीलिए वो पीएच इंडिकेटर भी कहलाता है। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ही पीएच इंडिकेटर है। आपको मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आ गई होंगी यहाँ तक बातें। अब क्या पता चला कि हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा पीएच उतना ही कम होगा। यहाँ से वही बात पता चल रही है आपको अब तक जो देख रहे होंगे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा पीएच का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। ये एक जनरल बात हो गई। पीएच बढ़ेगा, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन घटेगा। ठीक है, अब देखें न्यूट्रल का तो आपको पता चल गया कि 7 हो गया। 7 से कम हो गया तो वो क्या करेगा, एसिडिक को रिप्रेजेंट करेगा। 7 और 14 के बीच अगर होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जब बेसिक सॉल्यूशन आपका बनता है, यानी कि पीएच जब क्या होता है, अब मैंने अभी आपको बताया कि पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। ये हमेशा 14 ही होगा। पीएच प्लस
POH हमेशा क्या होगा 14 ही होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का pH है आपका 9, pH 9 है तो इसका POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, दैट इज कितना हो गया 5। समझ पा रहे हैं बात? तभी ना 9 और 5 कितना होगा 14 होगा। pH 9 का मतलब कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें pH नहीं POH का वैल्यू कम है। समझ पा रहे हैं बात? मतलब POH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। एक मैथमेटिकल एनालिसिस इसको अभी ऐसे ही समझने की कोशिश करता है। यानी कि जब pH बढ़ता है, pH का वैल्यू बढ़ता है जब व्हेन pH इंक्रीजेज, तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन डिक्रीजेज एंड हेंस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंक्रीजेज। ये आपको जहन में रखना है। pH अगर ज़्यादा होगा, इसी तरह से अगर pH कम हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है ये क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा, घटेगा। ये वेरी सिंपल, ये आपको बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब इससे पता क्या चल रहा है कि हर एक सॉल्यूशन में दोनों तरह के आयन्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के पास सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है। वाटर के मॉलिक्यूल खुद ही कुछ ना कुछ टूट जाते हैं। ये बहुत ही कम होता है, बट वाटर हैज़ द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, तो ये वाटर अगर डिसोशिएट होगा तो कितने में होगा, किस में होगा, H+ में होगा डिसोशिएट, और OH- में डिसोशिएट होगा। ये वाटर के अंदर ही है। ओके, रिमेंबर कि ये आपका जो है इधर का डायरेक्शन ज़्यादा होगा, इधर का डायरेक्शन बहुत कम होगा। ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से कि बहुत ही कम होता है, बट दिस इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब जब वाटर में किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, तो एसिड को ऐड करते हैं या बेस को ऐड करते हैं। एसिड को ऐड करेंगे तो इसका साथ देगा वो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बेस को ऐड करेंगे तो इसका साथ देगा वो, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऑन एडिंग एसिड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेज, ऑन एडिंग बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज। मतलब जब एसिड ऐड करेंगे तो pH घट जाएगा, जब बेस ऐड करेंगे तो pH बढ़ जाएगा। ये सारा खेल था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है और हाइड्रोनियम आयन भी होता है। किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन रखता है, तो रखता है, बट कम रखता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे, इसको अगर और मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, क्या हो जाएगा, इन एसिडिक सॉल्यूशन जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन है ये ज़्यादा होगा किससे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से। ठीक है। अब आपका अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा, इन बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ज़्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन से। ये क्या दर्शा रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आपके पास चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों आयन्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट एसिडिक सॉल्यूशन में प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोनियम आयन होता है और बेसिक सॉल्यूशन में प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोक्साइड आयन होता है। बट आइदर यू हैव एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द आयन्स आर प्रेजेंट, लेकिन ये डोमिनेट कौन कर रहा है उसी के हिसाब से उस सॉल्यूशन का आपके पास नेचर होगा कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। इसका बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आपके NCERT के बुक में दिखाया गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं कि इस तरह से आपका एक स्केल तो नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको बना ही लें मेरे ख्याल से। ये आपका कुछ वैल्यूज़ दिखाया गया है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, अब यहाँ बीच में मार्क किया गया है, यहाँ पर pH कितना लिया गया है, 7। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल को। यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक, और यहाँ पर 14 किसको रिप्रेजेंट करता है,
बेसिक को, ये क्या हम लिख रहे हैं, पीएच, ये आपका पीएच बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो पीएच 0 से 14 की तरफ जब जा रहा है तो ये मान लेते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको मैं ब्लू कलर से पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ब्लू पार्ट है ये क्या बताएगा, जब पीएच कम होता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये ब्लू पार्ट को मान लें कि इसमें H+ आयन है, तो यहाँ पर क्या कम है आप देख सकते हैं। इसको और इस तरह से अगर हम बनाएं ताकि ये बहुत ही कम दिखे आपका, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, ताकि आपको समझ में आए बात। देखें आप, ये हो गया आपका। तो ये जो पूरा ब्लू पार्ट है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो 7 से आगे जब होता है यहाँ पर क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। बेसिक नेचर इंक्रीजेज, क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। ओके, बेसिक नेचर इस तरह लिखते हैं हम, यहाँ पर जगह की कमी है। बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है जब 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं। और 7 से 0 की तरफ अगर आप आएंगे तो क्या होगा, 7 से 0 की तरफ तो क्या होगा, एसिडिक नेचर जो होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। अब एसिडिक नेचर जब इंक्रीज़ कर रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। देखें आप, ब्लू पार्ट बढ़ रहा है। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो ब्लू पार्ट घट रहा है, और जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हो तो ब्लू पार्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बता रहा है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। दिस इज़ टेलिंग यू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। समझ पा रहे मेरी बात कि नहीं? आई थिंक आपको मामला क्लियर हो रहा होगा। तो आपका इधर जो है क्या हो रहा है, इधर H+ आयन कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है जब आप इधर आ रहे हैं। ठीक है, H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, और जब आप इधर जा रहे हैं तो OH- आयन कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया H+ या OH-। तो आपके पास एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो, एसिडिक सोल्यूशन में प्रीडोमिनेटली H+ आयन होगा और बेसिक सोल्यूशन में प्रीडोमिनेटली OH- आयन होगा। ये आपको याद रखना है। अब आपका आता है कुछ हमारे पास सब्सटेंसेज हैं। इन सब्सटेंसेज का पीएच आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सलाइवा है, या आपको लैब में इसको टेस्ट करना है कि सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले सलाइवा का आप पीएच अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 7.4 सलाइवा बिफोर मील। सलाइवा आफ्टर मील 5.8। अब 5.8 मतलब 7 से कम। अब 7 से अगर कम होता है किसी का पीएच मतलब वो एसिडिक है, यानी कि जब आप खाना खा लेते हैं तो आपके सलाइवा का पीएच एसिडिक हो जाता है और खाना खाने से पहले वो बेसिक रहता है। यानी कि ये पीएच आपके मुंह का चेंज होते रहता है, आपका सलाइवा का पीएच चेंज होते रहता है बिफोर एंड आफ्टर मील। लेमन जूस जो है विच इज़ क्वाइट एसिडिक, इसका पीएच 2 है। इसी तरह से कलर्ड एरेटेड ड्रिंक, जो आप ड्रिंक पीते हैं एरेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक, उसका पीएच होता है 6 ऑलमोस्ट। कैरोट जूस वो अगर आप लेंगे उसका पीएच ऑलमोस्ट 6 होता है, यानी कि इसका पीएच ऑलमोस्ट बैलेंस होता है। तो कैरोट जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ क्योंकि इसका पीएच बैलेंस होता है। कॉफ़ी का पीएच बदलता है 4.85 से 5.10, ये भी एसिडिक ही है ऑलमोस्ट। टोमेटो जूस अगर आप लेंगे तो ये 4.05 टू 4.65, यानी कि ये वीक है, एसिड है बट वीक एसिड है। टैप वाटर जो घर में आप पानी पीते हैं ये एसिडिक से बेसिक रेंज तक जाता है, ज़्यादा बेसिक 6.5 टू 9.5। दिस इज़ द पीएच फॉर टैप वाटर। अगर आपके पास 1 मोलर NaOH है, क्या है 1 मोलर NaOH, यू हैव 1 मोलर NaOH। 1 मोलर NaOH का मतलब ये हो गया कि आपका OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस तो ये 100% OH- देगा। तो OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया यहाँ पर 1 मोल पर लीटर। समझ पाए मेरी बात? अब यहाँ पर 1 मोल पर लीटर उसका कंसंट्रेशन हो गया। तो इसका अगर POH निकालेंगे हम लोग, POH कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा, कितना हो जाएगा देखें आप,
pOH इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसको अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे 1 मोलर का, इसका कितना है 13 है 1 मोलर NaOH। तो 1 मोलर NaOH का पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे निकालना कन्वीनियंट है नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कितना आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये पता नहीं है। ओके, तो इसका pH आपके बुक में कितना दिया गया है 13 या फिर ऑलमोस्ट 14 ही होगा। अगर आप 1 मोलर NaOH का निकालेंगे तो इसको आप अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 14 होगा pH इसका, क्योंकि ये सिर्फ NaOH विच इज़ द स्ट्रॉन्ग, और इसका 14 होगा। अगर आपके पास 1 मोलर क्या हो 1 मोलर HCl हो तो इसका आपके पास हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट 14 हो जाएगा। तो आप डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं। अगर आप गैस्ट्रिक जूस देखेंगे pH स्केल में, गैस्ट्रिक जूस का pH आपको बुक में दिखाया गया है कि ये रेड कलर में लाई करता है, ये 1.2 है ऑलमोस्ट, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। उसी तरह से प्योर वाटर जो है और ब्लड जो है दोनों का 7.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है, क्वाइट बेसिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है। ये सारे कलर्स आप देख सकते हैं। अब आपका आता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, तो हमने कहा आपको शुरू में ही कि आप देखेंगे नंबर ऑफ़ H+ आयन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड कितना वीक है, इसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि वो कितना H+ आयन और कितना OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एसिड है, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज़ HCl एंड दिस इज़ CH3COOH। मान लेते हैं आपके पास ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, लेकिन इन दोनों में जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन यहाँ पर 1 मोलर में बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकालेंगे तो ये 1 मोलर ही निकलेगा ऑलमोस्ट, यानी कि 1 मोल HCl ऑलमोस्ट 1 मोल ही H+ देगा। बट यहाँ पर एसिटिक एसिड जब है ये 5% देता है, मतलब 1 मोल अगर है तो 1 मोल में से आपका 5% अगर आप निकालेंगे तो आप 1 मोल का 5% निकाल के देख सकते हैं, यानी कि 100 में 5, तो आप बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका जो कंसंट्रेशन होगा H+ आयन का कंसंट्रेशन इसका जो होगा ये बहुत ज़्यादा कम होगा, किससे 1 मोलर से। समझ में आई बात, 1 मोलर से बहुत ज़्यादा कम होगा। तो पता क्या चला, इन दोनों एसिड में भले ही आपका 1 मोलर है सॉल्यूशन आपका, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन H+ आयन का अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज़ योर वीक एसिड। समझ में आई बात। तो वीक एसिड में H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को देखना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को देखना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास कुछ ही हैं। क्या क्या हैं आपके पास? HCl है, HBr है, HI है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, इसमें आता है HClO4, पर क्लोरिक एसिड, H2SO4 आता है, HNO3 आता है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। आई थिंक इसके अलावा और आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। दिस इज़ योर पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब इसमें अगर स्ट्रेंथ को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? पर क्लोरिक एसिड। स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास? सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? HClO4, इसके बाद आता है आपका HNO3, देन H2SO4 आता है, देन वी हैव HI, देन वी हैव HBr, देन वी हैव HCl। ये आपका ऑर्डर है। ये सारे के सारे एसिड्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसके अलावा आपके पास जितने सारे एसिड्स होते हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज वीक एसिड। अब वीक एसिड में अगर एग्जांपल आप देखेंगे, वीक एसिड्स अगर आप देखेंगे क्या क्या हैं? अभी मैंने बताया एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स,
ऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। ये पहली बात होगी, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से आपका फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा लिस्ट लिखेंगे। बेसिक डिफरेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो H+ आयन कंसनट्रेशन हाई रखेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और जो वीक एसिड्स होंगे वो कम रखेगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो हाई रखेगा, और जो वीक बेसिस होंगे वो कम रखेगा। दिस ऑल अबाउट द pH। आई थिंक कि आप सबको pH समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।